नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ादी के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और देश में दक्षिणपंथी हिंदूवादी विचारधारा के एक प्रमुख प्रवर्तक विनय दामोदर सावरकर की। दोस्तों, पिछले दिनों देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कि सावरकर के लिए गांधी जी ने पत्र लिखकर उन्हें एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी माना था। दोस्तों, इस बयान के बाद विनय दामोदर सावरकर को लेकर के राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है। वह दौर जो विगत में भी कई बार सावरकर को एक बड़े राष्ट्रभक्त कहने और एक दूसरे राजनीतिक समूह के द्वारा उनकी बार बार अवहेलना किए जाने को लेकर बातें उठाई जाती रही हैं। दोस्तों, कहना होगा कि वीर सावरकर, जिन्हें जिस तरीके से हम अलग अलग आज़ादी के सेनानियों के लिए अलग अलग उपमानों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र के एक प्रमुख राष्ट्रभक्त और आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के लिए वीर का प्रयोग होता है। वीर उपसर्ग लगाया जाता है, वीर उनके सामने एडजेक्टिव लगाया जाता है और उन्हें वीर सावरकर से विभूषित किया जाता है। दोस्तों, ये आम तौर पे देश की मौजूदा सत्तारूढ़ जमात भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आज़ादी के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत में जिस एक व्यक्ति का सबसे प्रमुख रूप से वर्णन करती है, वह शख्सियत विनय दामोदर सावरकर ही हैं। वह विनय दामोदर सावरकर जो अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से तमाम राष्ट्र के सेनानियों की तरह वो अपने अपने एक्टिविज्म में शामिल हुए। उन्हें अंग्रेज पकड़ करके जहाज पे से ले जा रहे थे और वो जहाज से समुद्र में कूदे हैं, अपने को उन्होंने बचाया है। उन्होंने अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारिता की मिसालें पेश की हैं। जिस तरीके से हमारे देश में तमाम स्वतंत्रता सेनानी हुए और सबके योगदान अपने अपने तरीके के विशिष्ट योगदान हैं, विलक्षण योगदान हैं, ठीक उसी तरीके से सावरकर ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना एक योगदान दिया। लेकिन वह कांग्रेस, जो हमारे आज़ादी के दौरान देश का सबसे बड़ा राजनीतिक समागम था, उस समागम में वह कभी शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहीं ना कहीं वह एक हिंदूवाद, एक भारत राष्ट्र के हिंदू धर्म के सिंबॉलिक और एक पैरेलल रूप में राजनीतिक जमात चलाना चाहते थे और उसके तहत वह हिंदू महासभा का गठन हुआ या उसके गठन को उन्होंने एक तरह से अपना जो है समर्थन दिया और उसके तहत वो आज़ादी के आंदोलन में भी अपनी एक्टिविज्म चलाया करते थे। और उसके तहत जब उनके किसी अपराध को लेकर के उस अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया, तो कुछ साल कैद काटने के बाद किसी परिस्थिति, चाहे वो स्वास्थ्य जनित परिस्थिति हो या अपने फ्यूचर को लेकर के किसी भी तरीके की असुरक्षा हो, और उसके तहत उन्होंने अंग्रेजों से कुछ लिखित नामा दे करके अपने को कैद से रिहा करने की जो उन्होंने पहल करी थी, उसका कांग्रेस पार्टी के मौजूदा नेताओं के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी तरफ इस मजाक उड़ाने के क्रम में हमारी ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जमात, जिसे कहीं न कहीं एक वैचारिक प्रेरणा वीर सावरकर के तमाम सिद्धांतों से, व्यक्तित्वों से, उनके चिंतन से, उनके कृतित्वों से मिलता है, वह अपने आप को आहत महसूस करती है। दोस्तों, कहना होगा कि इस वीर सावरकर को लेकर के चल रहे विवाद में कोई भी पक्ष पूरे सत्य का एक तरह से साक्षात्कार नहीं करता। कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में हम सबसे बड़े समागम थे और देश को आज़ाद कराने में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान था और इसी वजह से इस आज़ाद भारत के लोकतंत्र की बहुदलीय प्रतियोगी राजनीति में भी अगर उनका कोई प्रतिद्वंदी दल उभर कर सामने आता है तो वह कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन से अपनी तुलना करती है और करवाती है। और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी, जो आज प्रमुख कांग्रेस पार्टी का प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल है, जो अभी मौजूदा स्थिति में सत्ताधारी दल भी है, तो उसके आज़ादी के आंदोलन के मुख्य वैचारिक प्रतिपादक वीर सावरकर को नीचा दिखाने में कांग्रेस को मजा आता है।
यह बात ठीक है कि सावरकर, गांधी, नेहरू, सुभाष, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के कैटेगरी के स्वतंत्रता आंदोलनकारी नहीं थे, परंतु वीर सावरकर ने भी अपने जो भी योगदान प्रतिदान इस देश की आज़ादी की लड़ाई में दिया है, उसे हम और उसकी अवहेलना भी हम नहीं कर सकते, उसे हम कमतर करके भी नहीं आंक सकते। और इस आरोपों और प्रत्यारोपों के इस कसाकसी में अगर भारतीय जनता पार्टी हर हाल में वीर सावरकर को अगर उच्च पायदान देना चाहती है तो वह भी गलत है। हम ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो वह विराट समागम था, जिसमें तमाम विचारधारा के बड़े बड़े महापुरुष उस कांग्रेस पार्टी के छतरी के नीचे देश को आज़ाद कराने से लेकर देश की सामाजिक जड़ता को समाप्त करने से लेकर देश को प्रगतिशील और आधुनिक दौर में पहुंचाने के लिए अपने अपने तरीके से कार्यरत थे, संघर्षरत थे। और उसमें वीर सावरकर कहीं न कहीं देश की एथनिसिटी और देश के मुस्लिमों का वो सेपरेटिज्म वाला रवैया देख करके, चाहे वो मुस्लिम लीग के जरिए अलग सांप्रदायिक देश बनाने की मांग को लेकर के हो रही हो, या अंग्रेजों के साथ उनके अलग अलग पैक्ट, चाहे वो सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट का हो रहा हो, या अंग्रेजों की सह पर 1905 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर के हो, या पिछले 700-800 सालों में भारत देश के गुलामी के अतीत और उससे उपजे तमाम सवालों को लेकर के जो वैचारिक कौंधापन जो सावरकर में उपजा और जो उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन बनाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं यह पूरा विमर्श जो है एक दूसरे से टकराव का बायस बना है। दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे, किसी वीर सावरकर को जब यह विवाद नहीं उभरा था तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1980 के दशक में सावरकर के लिए ढेरों प्रशंसाएं करी थीं और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उनके योगदान को स्मरण करते हुए वीर सावरकर के स्मृति में कई सारे पहल किए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का उभार या भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय इस तरीके का नहीं हो पाया है, इसलिए उन्होंने वीर सावरकर की प्रशंसा करने का कॉल लिया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीति के शीर्ष स्थल पर पहुंचती है तो वीर सावरकर को लेकर के जिस तरीके से सेलुलर जेल में अंग्रेजों से उनके माफीनामे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, तो यह कहीं न कहीं राष्ट्र के अनेक आज़ादी के सेनानियों के कतार में खड़े वीर सावरकर की एक तरह से अवमानना होती है, वीर सावरकर की एक तरह से उपेक्षा होती है, वीर सावरकर की एक तरह से हंसी उड़ाई जाती है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ही एक शीर्ष नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल को अपना एक राष्ट्रीय एक तरह से उन्हें अपना विचार पुरुष मानती है, उन्हें कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता का उद्गम स्थल, देश की एकता और अखंडता के प्रतीक और देश के पुनर्एकीकरण का एक सबसे बड़ा चैंपियन और हीरो मानती है, तो इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के पहले दोस्तों जो पार्टी थी, वह देश का विशाल समागम और देश के सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी। वह कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं एक सेकुलर पार्टी भी थी, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों और किसानों की पार्टी थी। वह कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं देश के सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी। वह पार्टी की सेकुलरिज्म की पॉलिसी देश के सांप्रदायिक विभाजन के साथ खत्म हो जाती है। वह पार्टी जब जो है आज़ादी के बाद सत्ता की राजनीति में अपने को परिवारवाद में तब्दील कर देती है, अपने को वंशवाद में तब्दील कर देती है और देश के आज़ादी के आंदोलन के सभी हीरो और सभी नायकों के कारनामों को एक तरह से अंडरमाइन करती है, उन्हें एक तरह से उनको पर्दे में ढक देती है और केवल महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और तमाम नेहरू फैमिली के तमाम वंशजों और उनके वारिसों को केवल आगे सामने रखती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर सवाल केवल विनय दामोदर सावरकर की अवमानना का ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने उन नायकों को भी लगातार उपेक्षित करती रही है, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, या फिर और भी कई सारे अनसंग हीरो
जिनको नाम अगर निकाले जाए तो एक लंबी एक तरह से उसकी श्रेणी और सूची बन सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आज़ादी के बाद हमेशा अंडरमाइन किया। तो आज सावरकर को लेकर जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू महासभा के एक प्रतीक पुरुष हैं, जिनका व्यक्तित्व एक तरह से बहुआयामी था। वह एक लेखक भी थे, एक कवि भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संपादक भी थे, एक प्रकाशक भी थे, एक दार्शनिक भी थे, एक आज़ादी के एक बहुत बड़े आंदोलनकारी भी थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अगर वह अंग्रेजों से कुछ भी अगर स्पष्टीकरण दे करके अपने को अगर रिहाई भी कराई, तो वह कहीं ना कहीं एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से भी अपने को दूर रखा और आज़ादी के बाद वह एक तरह से गुमनाम सरीखा जीवन व्यतीत कर 1964 में स्वर्ग भी सिधार गए। तो कहीं ना कहीं विनय सावरकर, जिन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह गांधी के हत्यारे, गोडसे के एक तरह से प्रेरणा पुरुष थे, और कहीं ना कहीं गांधी के हत्या की जब जांच चल रही थी तो सावरकर पर लगे इल्जामों की पूरी जांच की गई और उन जांच के बाद उन्हें यह पाया गया कि उनकी हत्या में उनकी कहीं से भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उसके बाद भी सावरकर के यह विचार कि जब वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के कहा करते थे, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि देश का सांप्रदायिक विभाजन हो। देश का सांप्रदायिक विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग थी और कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करने वाली और उस पर सहमति देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। विनय दामोदर सावरकर ने यह बार बार कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदूवाद की व्याख्या नहीं करता और न ही मुझे कोई हिंदूवाद का माहौल बनाने का बहुत बड़ा शौक है। क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम एक इस्लामिक इंटाइटी में अपने को साबित करते हो, घोषित करते हो, इसीलिए मैं हिंदू हूं। अगर जिस दिन तुम अपने को इस्लाम कहना बंद करोगे, जिस दिन तुम अपने को केवल और केवल भारतीय कहोगे, जिस दिन तुम अपने अस्मिता और अपनी संस्कृति और अपने विरासत और इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत में टटोलोगे, तब मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन जब तुम उस अरब की आइडियोलॉजी इस्लाम को अपना करके अपने को मुसलमान और अपने को मुसलमान भारतीय कहोगे, तब मैं भी अपने को हिंदू कहूँगा। इसलिए उनका यह एक लाइन मुझे बड़ा ही एक तरह से महत्वपूर्ण लगता है कि जब वह कहते हैं कि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, कहीं ना कहीं देश के उन तमाम अलगाववादी सेपरेटिस्ट जो आज़ादी के पहले थे और जिनके फॉलोवर्स ने कहीं ना कहीं अपने मतदान के जरिए सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट के जरिए मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का चयन कर 1946 ईस्वी के हुए प्रांतीय चुनाव में पाकिस्तान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ऐसे में सावरकर की वह चिंता, सावरकर की वो आइडियोलॉजी वह गलत नहीं साबित हुई। कहीं ना कहीं सावरकर के उस आइडियोलॉजी पर भारत की एथनिसिटी, भारत की राष्ट्रीयता को लेकर के एक नया पॉलिटिकल वैकल्पिक अगर समागम तैयार हुआ, तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के प्रतियोगी राजनीति, बहुदलीय राजनीति को वह सार्थक करने का काम कर रहा है वह विचारधारा। अन्यथा यह कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के पहले कुछ दूसरा चरित्र रखती थी, आज़ादी के बाद दोस्तों वह कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दूसरी पार्टी है। खास करके शास्त्री के बाद की जो कांग्रेस पार्टी है, वह कांग्रेस पार्टी जो केवल एक दलीय शासन, एक वंशीय शासन, लोक लुभावन तरीके से शासन चलाने की कला और देश के समाज, देश के तमाम सिस्टम की तमाम खामियों को वोट बैंकवाद की पॉलिटिक्स के जरिए उन्हें इग्नोर करती रही है, जिसने कि संविधानवाद में भी कहीं ना कहीं एक खास सेक्शन के अपीजमेंट और ब्लैकमेलिंग के जरिए उन तमाम प्रावधानों को ला दिया जो कहीं ना कहीं देश के सेकुलरिज्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। तो ऐसे में सावरकर को लेकर के जो हो रहा ये विवाद है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आज़ादी के आंदोलनकारी नेताओं के उच्च कतार में शामिल करने की जो जिद करती है वह भी उचित नहीं है। क्योंकि सावरकर का कद और सावरकर का व्यक्तित्व, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गांधी, नेहरू, सुभाष के श्रेणी का नहीं है। वह एक निश्चित रूप से एक अलग तरीके के विलक्षण महापुरुष हैं जो कहीं ना कहीं एक हिंदू आइडियोलॉजी को एक तरह से पुनर्परिभाषित करते हैं, उसको एक तरह से रिवीजन करते हैं, उसका एक तरह से रिवाइवल करते हैं और देश में कहीं ना कहीं एथनिसिटी, राष्ट्रीयता और देश की गुलाम विरासत को लेकर के जो वो तमाम सवाल उपजे थे
उसके समाधान करने का काम सावरकर की आइडियोलॉजी करती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस आज़ादी के सपूत को सेलुलर जेल में अंग्रेजों से माफीनामा का हवाला देकर जो बार बार उन्हें तिरस्कृत करने का काम, उन्हें बेइज्जत करने का काम जो करती है, यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल राजीव गांधी का वह विगत में दिया गया स्टेटमेंट जो उन्होंने सावरकर को लेकर के दिया था, उन्होंने ही वीर उपसर्ग से उन्हें विभूषित किया था, केवल उसे दोहराने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज़ादी के विरासत और आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के पृष्ठभूमि को लेकर के इस मौजूदा दौर में जो ये राजनीति हो रही है, देश की राष्ट्रीयता के ये बिल्कुल खिलाफ है। ये कहीं से भी एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं है, ये सत्ता की राजनीति है। सत्ता की राजनीति में ऐसा घिनौना हरकत नहीं करना चाहिए जिसमें कि हम आज़ादी के आंदोलनकारियों और उनके तमाम महान योगदान का मजाक उड़ाएं। तो दोस्तों, अंत में इसी नोट के साथ मैं इस सावरकर के विवाद को लेकर के यही कहना चाहता हूं कि सावरकर का इस देश में एक अप्रतिम योगदान है, न केवल राजनीति और आज़ादी के आंदोलन में बल्कि तमाम विधाओं में, तमाम क्षेत्र में सावरकर का योगदान अतुलनीय है। कांग्रेस पार्टी उसे तिरस्कृत करके एक तरह से एक राष्ट्रीय महापुरुष का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना शीर्ष पुरुष बता करके वह कहीं ना कहीं वह भी एक असंतुलन लाने का कार्य करती है। जिस तरीके से वह सरदार पटेल को उसने यथोचित और यथेष्ट सम्मान दिया, जिस तरीके से गांधी के उस महान विराट व्यक्तित्व को, जो कहीं ना कहीं भारत के हिंदू धर्म का भी दुनिया में सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसे अपने सम्मान को कायम रखते हुए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छे दूरदर्शिता का परिचय दिया। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अंध समर्थकों के द्वारा यदि गोडसे को लेकर के किसी भी तरीके का एक तरह से उनका एक तरह से मान और एक तरह से उनका सम्मान दिलवाया जाता है, तो यह भी एक आत्मघाती कदम है। तो दोस्तों, सावरकर को हम एक देश के लिए एक बेहतर और एक सही व्यक्तित्व ठहराते हैं और उनको लेकर के किसी भी विवाद की एक तरह से हम भर्त्सना करते हैं और यह उन दोनों राजनीतिक समागम से अनुरोध करते हैं कि इस तरीके के विवाद में पड़कर देश के विरासत का अपमान नहीं होने दिया जाए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर, फिर किसी इशूज पर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ब खैर।